सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। वाणी, व्यवहार और विचार ये व्यक्ति की पहचान होते हैं। ये वो शक्तियां हैं जिनका निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है। इनकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता जितनी बेहतर होगी, उतना ही बहुमूल्य व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, उसका जीवन बनता है। वाणी प्रभु ने सभी को दी है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी वाणी को व्यर्थ बातों में लगाता है वो प्रभु से दूर हो जाता है। वहीं वो लोग जो अपनी वाणी से प्रभु का गुणगान करते हैं, वाणी को मधुर रखते हैं, लोग भी उनके निकट रहते हैं और प्रभु भी। शब्दों का वजन बोलने वाले के भाव पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन जाते हैं, वहीं कुछ शब्द अपशब्द बन जाते हैं। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय देती है। मधुर वाणी बोलना कठिन नहीं है, बस इसके लिए आवश्यकता होती है अभ्यास करने की। यदि आपको लगता है कि आपका समय ठीक नहीं है या आपका मूड खराब है, तब भी किसी को बुरे वचन या बुरे शब्द मत बोलिए, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए कई अवसर मिलते हैं, लेकिन बुरे शब्दों को बदलने के लिए नहीं। इसलिए समय चाहे जैसा भी हो, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए, संयम रखिए। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन श्रावण मास कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि मंगलवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। व्यक्ति की वाणी और व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का प्रमाण है, अतः इन्हें हमेशा संयमित रखना चाहिए। यदि आप अपनी वाणी को संयमित रखना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि अपने विचारों को नियंत्रण पर रखा जाए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं। जैसे विचार वैसे शब्द वैसी वाणी। आत्मा यस्य वशे नास्ति कुतस्तस्य परे जनाः आत्मानं वशमानीय त्रैलोक्यं वर्तते वशे। जिसका स्वयं पर ही नियंत्रण ना हो, वह भला दूसरों को कैसे अपने वश में कर सकता है। स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण हो तो समस्त संसार को अपने वश में किया जा सकता है। One who does not have control over himself, how can he control others? By establishing control over oneself, one can control the entire universe. भारत की अजंता गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो देश की कला, धर्म और इतिहास को समझने में सहायक हैं। ये यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल हैं, जिनकी धार्मिक चित्रकारी में भारतीय कला का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आइए अजंता की गुफाओं के विषय में और जानकारी लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि इनकी भव्यता और सुंदरता आज भी क्यों पर्यटकों को अपनी ओर मंत्रमुग्ध कर देती है। भारत का इतिहास उसकी समृद्ध संस्कृति की अनोखी झलक प्रस्तुत करता है, जिसमें यहाँ के धर्म, सभ्यता और कला की झांकी मिलती है। आज भले ही कला वास्तुकला में बहुत प्रगति हुई हो, पर अजंता और एलोरा की गुफाएं भारतीय ज्ञान व संस्कृति का अद्भुत प्रमाण हैं। ये गुफाएं प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं, जो भारत के दो सबसे प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल हैं। इन्हें देखकर आप भारत की कला, धर्म और इतिहास को करीब से समझ सकते हैं। ये प्राचीन कृतियां हमारी धरोहर हैं, जिन्हें संजोना और जिन पर गर्व करना आवश्यक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं। इनकी धार्मिक चित्रकारी और कला ने भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव डाला है।
हालांकि इन्हें अक्सर ही एक ही मान लिया जाता है, पर ये दोनों गुफाएं लगभग 100 किलोमीटर दूर हैं और चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर व मठ हैं, जिनमें अंतर भी है। अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध धर्म पर आधारित हैं, जबकि एलोरा में कई धर्मों को स्थान दिया गया है। चलिए पहले अजंता की गुफाओं के बारे में जानते हैं। अजंता गुफाएं घने जंगलों से घिरी बौद्ध गुफा स्मारकों का समूह है, जो समुद्र तल से 76 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। पश्चिमी घाट में वागोरा नदी पर घोड़े की नाल के आकार की ये गुफाएं अपने निर्माण को लेकर आज भी आश्चर्य पैदा करती हैं। इतने प्राचीन समय में साधारण उपकरणों से चट्टानें कैसे काटी गईं? कठोर चट्टानों और हरियाली के बीच यह एक शांत जगह है, जिसे बौद्ध धार्मिक कला के बेहतरीन उदाहरणों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि 1819 में एक ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ ने शिकार के दौरान इन गुफाओं को खोजा, जिससे इन्हें अपनी खोई हुई पहचान वापस मिली। अजंता में बनी कलाकृतियों में कुषाण काल की गांधार और मथुरा कला शैलियों के साथ साथ गुप्त कला की सारनाथ कला शैली और सातवाहन व इक्ष्वाकु काल की अमरावती कला शैली की भी कई कलाकृतियां मौजूद हैं। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत में अजंता की गुफाओं का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। ये गुफाएं न केवल स्थापत्य और चित्रकला की दृष्टि से अद्भुत हैं, बल्कि भारत के धार्मिक सहअस्तित्व और सौंदर्य बोध को भी दर्शाती हैं। अजंता की गुफाएं भारतीय कला, धर्म और इतिहास का एक जीता जागता प्रमाण हैं, जो सदियों से अपनी भव्यता और सुंदरता से लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जिस व्यक्ति की वाणी से किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता, जिसके वर्तन से किसी को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता, जिसके मन में दूसरों के प्रति शुभ भाव रहते हैं, दुर्भावना नहीं आती, वही वास्तविकता में शीलवान है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाणी का अनियंत्रित होना यानी किसी को मधुर वचन न बोलना, अपशब्द बोलना जीवन में और संबंधों में समस्या का कारण बनता है। वहीं अनियंत्रित जीवन शैली स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है। इनसे कई तरह के कैंसर का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। कैंसर के अधिकतर मामलों में बड़ी समस्या और जटिलता होती है कि उसकी पहचान देर से होती है तो उपचार भी कठिन हो जाता है। आइए आज बात कर लेते हैं लंग कैंसर यानी फेफड़ों के कैंसर के बारे में और समझ लेते हैं कि वो कौन से कारक हैं जिनसे फेफड़ों के कैंसर की संभावना या खतरा बढ़ जाता है और कैसे इस खतरे को कम किया जा सकता है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में सामने आने वाला सबसे आम कैंसर है। साथ ही ये उन कैंसर्स में शामिल है जिनसे बचाव किया जा सकता है। फेफड़ों का कैंसर अब हमारे देश में कैंसर का सबसे नंबर 1 डेथ का कॉज हो गया है। ये पहले इतना कॉमन नहीं था, लेकिन पिछले 20 सालों में इसका अब नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी और इतनी फेटेलिटी में भी। मेन कारण है स्मोकिंग, ये मेन कारण है, बट सिर्फ यही एक कारण नहीं है। अब हम जानते हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल जो लोग अंदर घर के रहते हैं, वहाँ पे चूल्हा से खाना बनाते हैं लेडीज़, वो सब भी एक्सपोज्ड हैं, शायद इसीलिए उनमें कैंसर हो रहा है। प्लस वातावरण, एयर पोल्यूशन का लंग कैंसर से भी अब क्लियर कट एसोसिएशन दिखाया गया है। फेफड़ों का कैंसर महिलाओं और पुरुषों दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये कैंसर मृत्यु का एक बड़ा कारण है। धूम्रपान करने वाले लोगों को फेफड़ों के कैंसर का खतरा अधिक होता है। जल्द पहचान और सही समय पर इलाज से लंग कैंसर के ठीक होने की संभावना अधिक होती है। फेफड़े छाती में स्पंज की तरह के शंकु के आकार के अंगों का एक जोड़ा होता है। फेफड़े हमारी श्वसन प्रणाली का भाग है। फेफड़ों का मुख्य कार्य सांस और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान करना होता है। ऑक्सीजन फेफड़ों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है
और कार्बन डाइऑक्साइड श्वास के माध्यम से बाहर छोड़ दी जाती है। फेफड़ों का कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं। कैंसर सबसे पहले फेफड़े में बढ़ना शुरू होता है। यदि सही समय पर इसका इलाज न किया जाए या इलाज में विलंब हो तो ये कैंसर फेफड़ों से निकलकर शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। एक घातक ट्यूमर फेफड़ों में उत्पन्न होता है और पूरे शरीर में फैलने की क्षमता रखता है। फेफड़ों की कोशिकाओं में परिवर्तन तब होता है जब हमारे फेफड़े किसी विषाक्त पदार्थ के संपर्क में आते हैं और श्वास लेने पर वो पदार्थ फेफड़ों को प्रभावित करता है। सबसे कॉमन जो संकेत होते हैं, खांसी जो ठीक नहीं हो रही रूटीन मेडिकेशन से, सांस फूलने लग जाती है, खांसी में बलगम आ सकता है और कई बार बलगम में खून के कतरे अगर आते हैं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट संकेत हैं। इसके अलावा और संकेत कभी कभी आवाज़ में फ़र्क हो सकता है या और लंबे टाइम तक बुखार वगैरह हो, वज़न कम हो, ये एक कैंसर रिलेटेड संकेत हो सकते हैं। सबसे पहला जो इन्वेस्टिगेशन है चेस्ट एक्सरे होता है, ज़्यादातर चेस्ट एक्सरे, उसके बाद सीटी स्कैन कराया जाता है। सीटी स्कैन में अंदर अक्सर गांठ या जो भी कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है दिख जाती है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि उसको कैसे अप्रोच करें। उसमें से एक पीस निकालना पड़ता है जिसको पैथोलॉजी के में हम भेजते हैं। पैथोलॉजी करा के किस तरह का कैंसर है ये भी पता लगता है और कुछ खास उसमें ऐसे इंडिकेशंस हैं कि उसका आगे इलाज किस तरीके से करा जाए। भारत में लगभग 90% फेफड़ों के कैंसर के मामले सिगरेट, बीड़ी या हुक्के पीने से जुड़े होते हैं। अन्य 10% लोगों में इस रोग का प्रमुख कारण पर्यावरण में कैंसरकारी तत्वों का मौजूद होना है। जहां फेफड़ों के कैंसर के लिए धूम्रपान सबसे बड़ा कारक है, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक कारक भी इसमें योगदान देते हैं। फेफड़ों का कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। साथ ही ये लिम्फ नोड्स या शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। फेफड़ों के कैंसर के लक्षण आमतौर पर तब दिखाई देते हैं जब रोग गंभीर रूप ले लेता है या बढ़ जाता है। लेट पिकअप एडवांस स्टेज में होता है, इसी वजह से इसका ट्रीटमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाता। दूसरी बड़ी बात, ये लेडीज़ में भी अब ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और हमारे इसमें कई पब्लिकेशंस हैं कि लेडीज़ में जितना ये कॉमन पहले था अब कहीं ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इलाज के विकल्प डिपेंड करता है कैंसर का स्टेज क्या है। जो अर्ली स्टेज लंग कैंसर है उसका सबसे अच्छा इलाज होता है ऑपरेशन करके उस कैंसर को निकाल दिया जाए। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, कई साल तक कोई रिकरेंस नहीं होता। अगर एडवांस्ड कैंसर है तब विकल्प होता है हमारे पास कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, इनमें से एक कोई या दोनों मिला के दिया जाता है। कीमोथेरेपी के कई अलग टाइप्स अब हो गए हैं जिसमें इम्यूनोथेरेपी भी आता है। आवश्यक है कि फेफड़ों के कैंसर की जल्द पहचान हो और इसका सही इलाज करवाया जाए। सही समय पर इलाज मिलने से कैंसर रोगी को होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। आवश्यकता है कि प्रदूषण और धूम्रपान से बचाव करें जिससे फेफड़ों के कैंसर की संभावना को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना कई तरह के संबंधों को बेहतर रखता है। योग द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए चाहिए। तो आइए आज समझ लेते हैं कि वो कौन सी योगिक क्रियाएं हैं जिनको अपनाकर, जिन्हें अपने जीवन में शामिल करके आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। हमें जीवन में 3S चाहिए होते हैं। क्या होते हैं वो? स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड स्पीड। और अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो महत्वपूर्ण है कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति हमारी बड़ी होनी चाहिए, यानी इम्यूनिटी बेहतर। अगर हमारी इम्यूनिटी बेहतर है तो हमें वायरसेस, इन्फेक्शंस भी नहीं उतने आसानी से घेर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएं और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। तो स्ट्रेंथ एंड इम्यूनिटी के लिए एक बहुत सरल सा अभ्यास, विरेचन गति का अभ्यास।
विरेचन गति यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है विरेचन यानी शुद्धि। तो जब आपके अंदर बॉडी भी प्योरीफाई होता जाएगा, मेंटल प्योरिफिकेशन भी होगा, तो आप देखेंगे कि आपको रोग कम लगेंगे। पर सर्व रोग मलाश्रय, शरीर के भीतर मल है, शरीर की सफाई अंदर से नहीं हुई है तो हमको मल ठहरता है, जिससे हमें रोग होता है। तो विरेचन हमारे शरीर से और मन से, दोनों से मल को निकालने का काम करता है। तो विरेचन गति के लिए हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। पहला स्टेप हम आपको बैठ करके दिखा रहे हैं, हाथों को 90 डिग्री पर ले लें, यानी ऐसे नहीं रखना। कुछ लोग ऐसे ऐसे भी गलती कर लेते हैं, वो नहीं। 90 डिग्री पर रखा, सांस भरते हुए हाथ को उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? ऐसा आप 100 बार का एक राउंड कर लीजिए और 2 राउंड से शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे 3 राउंड तक आप इसे ले जा सकते हैं। जब 100 बार हो जाए, दोनों हाथों को खोला, 3 बार लंबा गहरा सांस ले लिया। ये है विरेचन गति का पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम अपने दाएं नॉस्ट्रिल यानी राइट स्वर को बंद कर देते हैं और लेफ्ट से विरेचन करते हैं। पेट का संकुचन होगा हर एक्सहेलेशन में। ऐसा 50 टाइम्स कीजिए। जब 50 बार ऐसा कर लें तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली से बाएं स्वर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से विरेचन करेंगे। जब 50 टाइम्स राइट से कर लें तो 50 टाइम्स हम ऑल्टरनेट करेंगे, यानी लेफ्ट से एक्सहेल, राइट से एक्सहेल। दोनों एक्सहेलेशंस के बीच में छोटा सा इनहेलेशन होगा जिसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी। तो एक बार देखिए कैसे। ऐसा भी 50 बार कर लीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, 3 बार लंबा गहरा सांस लीजिए और फिर आंखों को खोल दीजिए। तो ये तो हुए विरेचन गति के चारों स्टेप्स जो आपने सीखे हैं। आपको नियमित रूप से इनका अभ्यास करना है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप जल की मात्रा को अपनी डाइट में बढ़ाइए, यानी पानी अधिक पीजिए। 20 मिनट्स ऑफ सनलाइट जरूर लीजिए। सात्विक आहार लीजिए। योगी बने, उपयोगी बने। स्वस्थ शरीर को यदि व्यक्ति के लिए खजाना या अमूल्य धन माना जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका कवच होती है जो इसकी रक्षा करती है। वहीं जबान या वाणी उस पर लगा ताला होती है। जब ये ताला खुलता है तभी समझ में आता है कि ये जो धरोहर है, ये ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शब्दों पर ध्यान संबंधों को बेहतर करता है और जीवन में ज्ञान जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। संस्कृत हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारी संस्कृति की पहचान है। इसमें कभी कभी हम कुछ ऐसी त्रुटियां कर जाते हैं दूसरी भाषाओं से प्रभावित होकर, जिसकी वजह से संस्कृत में भी वो त्रुटियां हो जाती हैं। आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में और लेते हैं संस्कृत का ज्ञान हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ। नमोस्तु सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः दर्शकेभ्यः। अहं नारायणदत्तः पुनः उपस्थितः संस्कृत पाठशालायाः अभिनवकक्षायां। संस्कृत भाषा सीखने के क्रम में शब्दों के शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन के क्रम से आप इन दिनों परिचित हो रहे हैं। आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं एक ऐसे शब्द के अशुद्ध स्वरूप को सामने रखकर, और फिर हम आपको बताएंगे कि संस्कृत भाषा में उसका शुद्ध स्वरूप क्या है। देखिए, हिंदी आदि भाषाओं से प्रभावित होकर, बल्कि यह कहें कि संस्कृत की मूल प्रकृति को न जानने के कारण हम में से कई सृजन इस शब्द का कर जाया करते हैं प्रयोग, जो कि है संस्कृत भाषा की, उसके व्याकरण की प्रकृति के सर्वथा प्रतिकूल। वस्तुतः सृज धातु से ल्युट या अन प्रत्यय के प्रयोग के बाद संधि के साथ शब्द व्यवहार होता है सर्जन या सर्जनम का, न कि सृजन या सृजनम का। पर इन दिनों क्योंकि हिंदी आदि भाषाओं में सृजन इस शब्द का इतना प्रयोग बल्कि दुष्प्रयोग दिख रहा है कि संस्कृत प्रयोक्ता भी संदेह में आ या अनवधान में रह
सृजन या सृजनम जैसे प्रयोग ही संस्कृत में शुद्ध मानने लगे हैं। तो हम न करें सृजन या सृजनम का प्रयोग, और ऐसे प्रयोगों को देखते ही सर्जन या सर्जनम यह है शुद्ध स्वरूप यह बताया करें, तो अवश्य ही संस्कृत शब्द परक यह शुद्धि हमें प्रयोग में नहीं मिला करेगी। हाँ, सृजन यह शब्द संस्कृत में भी है, पर वह ल्युट प्रत्यय के साथ नहीं अपितु शत्रु प्रत्यय के साथ अर्थात अर्धनकार के साथ, जिसका अर्थ है सृष्टिकर्ता हुआ। तो सृजन और सर्जन के भेद को समझने के बाद, या कहें कि शब्दगत शुद्धि के परिज्ञान के बाद, सृजन और सृजन के भेद को भी रखें अपने संज्ञान में, यह हम आपसे अवश्य ही अपेक्षा करेंगे। और ऐसे ही सृजित शब्द का भी प्रयोग हिंदी आदि भाषाओं में हमें दिख पड़ता है, जबकि इसका शुद्ध स्वरूप तो सृष्ट ही है। यह शब्द के मूल धातु और प्रत्यय के साथ की प्रक्रिया को थोड़ा ध्यान में रखें तो अवश्य ही सृजित का प्रयोग ही हम नहीं करेंगे, चाहे इस शब्द का हम किसी भी भाषा में जाकर प्रयोग कर लें। वैसे प्रेरणार्थकता के साथ सर्जित यह यथा कथनचित सृजित शब्द के साथ साम्य रखने वाला शब्द अवश्य है, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पर इस ध्यान के साथ इसका संज्ञान अत्यावश्यक है कि हम सृष्ट या तथाकथित सृजित और सर्जित के अर्थगत भेद को समझ सकें। तो आइए आज जाने गए शुद्ध स्वरूपों के प्रति रहे हमारा अधिक अवधान, एतदर्थ कर लेते हैं कुछ वाक्यों का प्रयोग भी। जैसे हिंदी में कहना हो कि शिल्पकारों की सर्जनशीलता प्रशंसनीय होती है, इसे संस्कृत में हम कहेंगे शिल्पकाराणाम सर्जनशीलता प्रशंसनीया भवति। यहाँ ध्यान रखिए, सृजनशीलता नहीं सर्जनशीलता ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि सृजन और सर्जन के बीच का जो तात्विक मर्म है, वह अर्थगत भेद है, वह क्या है। ऐसे ही अगला वाक्य देख लेते हैं। परम शक्ति द्वारा यह संसार सृष्ट है, इसे संस्कृत में कहेंगे परम शक्त्या सृष्टः संसारः एषः अस्ति। यहाँ पुनः ध्यान रखिए कि सृजित नहीं सृष्ट ही, चाहे यह संस्कृत भाषा में प्रयोग की बात हो या हिंदी आदि भाषाओं में। ऐसे ही एक और वाक्य ले लेते हैं। काव्य की सृष्टिकर्ता हुआ जो कवि है वह सुदर्शन है, इसे संस्कृत में कहेंगे काव्यम सृजन यह कवि असौ सुदर्शनः अस्ति। तो आज की संस्कृत पाठशाला का सार यह कि सृजन नहीं सर्जन ही है शुद्ध शब्द, ऐसे ही सृजित नहीं सृष्ट है शुद्ध शब्द। और साथ ही आपने आज जाना कि सृजन और सृजन इन दो शब्दों में क्या है शब्दगत साम्य, पर अंततः कौन सा शब्द है सर्वथा शुद्ध। तो भाषा परक ऐसे ही विशेष अंशों को जानने के लिए देखते रहिए संस्कृत पाठशाला। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। मनुष्य का परिचय जो है भले ही उसके मुख से हो, लेकिन उसके व्यक्तित्व का परिचय वाणी से होता है, इसलिए अपनी वाणी को सदा मधुर बनाए रखिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।